अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर को देखा और बहुत से साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन दी थी विद द हेल्प ऑफ टू मॉडल्स, जिनमें हमने पहले डिस्कस किया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि फेल्ड मॉडल है, जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू रिवील्ड ये बात है कि वो बहुत सी जस्टिफिकेशन जो है उस पर पूरा नहीं उतर रहा। दूसरा ये कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दोबारा व्यू देखा गया तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो प्रपोज्ड हुआ और उस मॉडल के थ्रू जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चरल व्यू में जो आपको दिखाई, उसमें प्रोटीन का क्या रोल था, लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट्स का, वो मैंने आपसे डिस्कस किया और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, फिलामेंट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है कंटेंट शामिल थे और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल। तो वो हमारे पास सारी स्ट्रक्चरल डिस्कशन थी और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टर्म्स जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज हमने इसका एक रोल पढ़ना है जो कि इसका वाइटल रोल है जो कि ये सेल के लिए परफॉर्म करती है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है एक सेल की। प्लांट्स के केस में ये हमारे पास सेल वॉल के बीनीथ है क्योंकि वहाँ पर आउटर मोस्ट सेल वॉल होता है। फंक्शंस जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे द वाइटल रोल हैं जो कि ये सेल के लिए प्ले करता है वो है कि ये एज अ बैरियर एक्ट करता है बिटवीन द सेलुलर कंटेंट एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। मींस के इन्वायरमेंट और सेल के दरमियान में होने वाली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को जो है ये रेगुलेट करता है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को जो कि रिक्वायर्ड होते हैं और जो कि नहीं रिक्वायर्ड होते उनके लिए एज अ बैरियर एक्ट करता है। और ये सेलेक्टिव जो है वो सब्सटेंसेस को अपने से पास होने देता है, अलाउ करता है, इसीलिए इसे डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। हमारे पास ये चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा रिवाइज इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इसके फंक्शन से रिलेटेड है जो कि ये सेल के लिए परफॉर्म करता है। दो हमारे पास इसके वाइटल रोल हैं। एक है रेगुलेशन ऑफ मटेरियल। रेगुलेशन ऑफ मटेरियल ये कि ये कुछ मटेरियल्स को जो है पास आउट होने देता है इजीली और कुछ को नहीं पास होने देता। कुछ मटेरियल्स को जो है वो डिफ़िकल्टी होती है वाइल क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन। हमारे पास जो इजीली क्रॉस्ड मटेरियल्स हैं वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि बीइंग न्यूट्रल इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है पास आउट होने में। जबकि हमारे पास जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास आयंस हैं, बीइंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है वाइल क्रॉसिंग। तो रेगुलेट करता है ये मटेरियल के एक्सचेंज होने को। तो ये चीज़ हमारे पास, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। हमारे पास जो आज का टॉपिक है जो कि इसका सेकंड फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में यानी कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एक्सचेंज होने के लिए बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द सेलुलर कंटेंट, उसमें क्या क्या जो है वो मैकेनिज़्म जो है यूज़ होते हैं, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास सबसे पहला ट्रांसपोर्ट है। ये भी एक किस्म की, अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसमें देखते हैं कि एनर्जी कितनी यूटिलाइज हो रही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का हम डिस्कस करने लगे हैं तो ये वो हमारे पास मैकेनिज़्म है जो कि तब इस्तेमाल होता है जो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड नहीं होते बॉडी को या हमारे सेल को। तो ये बग़ैर एनर्जी की यूटिलाइजेशन के ही जो है वो हमारे सेल में एंटर करते हैं बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, कॉन्स्टेंटली पास करते हैं या एंटर करते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो चीज़ें शामिल हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखें कि ये मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये हमारे पास हाई टू लो जाने में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूवमेंट है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। क्योंकि हाई से लो जाने में एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड होती है, लो से हाई जाने में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बात हो तब हमारे पास जो है ये एनर्जी यूटिलाइजेशन का फिनोमेना अकर होता है। यहाँ पर पैरेलल वे में काम चल रहा है कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी मूवमेंट है। अब डिफ्यूजन हो सकती है सोल्यूट की, जो भी हमारे पास मटेरियल है तो उसमें भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही मूवमेंट होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकती है, वो भी हमारे पास हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही डिफ्यूजन है, मगर उसमें एक एडिशन कर लें कि प्रोटीन जो है वो फैसिलिटेट करती हैं उस डिफ्यूजन को, मींस उस मूवमेंट को जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हो रही है, बस उसमें प्रोटीन जो है वो एक एडिशनल केस है। ऑस्मोसिस, इस टर्म से आप सब फेमिलियर हो कि ये वाटर की मूवमेंट जो है उसको जो है वो
एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर वाटर मूवमेंट, जो हमें पता है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो हाई से लो जाने में कोई एनर्जी नहीं लग रही। जो है हमारे पास जो सारे प्रोसेसेस हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, वो हाई से लो की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सब ही अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उनकी मूवमेंट है, तो सब में हमारे पास एनर्जी यूटिलाइजेशन भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट था। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं, जो कि हमारे पास एक नेक्स्ट मूवमेंट है, एक नेक्स्ट प्रोसेस है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस के दरमियान में इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास ये सेकेंड मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अकर होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, नाम से पता लग रहा है एक्टिव है, यानी यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है। और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो वो एनर्जी आती है एटीपी के थ्रू। अब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन की तरफ आए तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब लो से हाई में जाने में जाहिर है एक्टिविटी है, जो है एनर्जी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर एटीपी इस्तेमाल होगी क्योंकि ये मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अलोंग नहीं है, यहाँ पर अगेंस्ट जो है वो काम हो रहा है, इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइमरी वे में भी होता है, यानी डायरेक्ट वे में, सेकेंडरी वे में भी, यानी इनडायरेक्ट वे में भी हो सकता है। जो डायरेक्ट वे में हो रहा है उसमें डायरेक्ट एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है, जबकि सेकेंडरी वे में अगर बात की जाए तो इनडायरेक्ट तौर पे एटीपी इस्तेमाल हो रही है। एग्जांपल के तौर पे डायरेक्ट एटीपी तब यूज़ होती है जब सोडियम पोटेशियम पंप की हमने बात की थी इन केस ऑफ न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन की जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है थ्रू इट्स सरफेस, तो क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारे पास न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास जो है वो पंप करते हैं सोडियम आयंस को और पोटेशियम आयंस को इनवर्ड और आउटवर्ड, 3 आउट सोडियम एंड 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स इनवर्ड द मेम्ब्रेन। तो ये सारी एनर्जी भी एटीपी के थ्रू आ रही थी, जो कि डायरेक्ट यूटिलाइजेशन थी एटीपी की। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्राइमरी वे में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के यूटिलाइजेशन की। सेकेंडरी वे में इनडायरेक्ट एटीपी इस्तेमाल होती है। कैरियर मीडिएटेड यहाँ पर ये फिनोमेना है कि यहाँ पर भी लो से हाई कंसंट्रेशन में ही प्रोसेस हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पर बस प्रोटीन्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, जिस तरह हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा था, बस उसमें मूवमेंट का फ़र्क था कि वो हाई से लो थी, यहाँ कैरियर मीडिएटेड में लो से हाई है। तो अब इन सब में हमारे पास एटीपी की यूटिलाइजेशन है, एटीपी एनर्जी है, तो जाहिर है इन सब में हमारे पास एनर्जी की यूटिलाइजेशन भी हमारे पास जो है वो होगी। तो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। अब हमने जो है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को तो देख लिया। ये हमारे पास अप हिल मूवमेंट भी इसको कहा जाता है सेल की। तो अब हम एनिमल्स के केस में जो है वो सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है कुछ मटेरियल्स को इनगल्फ करने के लिए। तो अब हम वो जो है वो 2 टर्म्स जो हैं वो एनिमल्स के केस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स के केस में सेल मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है, जिसमें क्या होता है बाय इनफोल्डिंग द मटेरियल ना। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को डिस्कस किया जाता है। एंडोसाइटोसिस की बात की जाए तो ये इसकी डेफिनेशन ये है कि सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन मीन्स इनफोल्डिंग, यानी ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है और हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, तो ये जो है इस तरह इनवेजिनेट कर जाए या हम कह सकते हैं इनफोल्ड हो जाए इस तरह, तो इसको हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है और इसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ये इनवर्ड है, इसीलिए एंडो का वर्ड एंडो जो है वो इनवर्ड के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। साइटो मीन साइटोप्लाज्म के अंदर और सिस मीन प्रोसेस। तो हम टर्म से भी इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये टर्म किस चीज़ को इलेबोरेट कर रही है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। हमारे पास इसमें भी 2 मज़ीद टर्म्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये टर्म्स किससे रिलेटेड है? जाहिर है सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से, जो कि इनवर्ड हो रही है। फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब ही ईटिंग है। सॉलिड फॉर्म जो है मटेरियल की, जो सॉलिड फॉर्म होती है, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो सॉलिड फॉर्म में इनगल्फ हों या इनटेक किए जाएं बाय द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन, तो फैगोसाइटोसिस कहा जाएगा। उसमें एनर्जी यूटिलाइजेशन भी होगी। और अगर लिक्विड फॉर्म के जो मटेरियल हैं, यानी कि हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में कुछ सब्सटेंसेस हैं, उनकी जो है वो इनगल्फिंग या इनफोल्डिंग जो है बाय सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड मूवमेंट, वो पिनोसाइटोसिस कहलाती है। यानी कि ये हमारे पास जो है, इसके लिए अगर बेटर टर्म हम देखें तो सेलुलर ईटिंग को हम फैगोसाइटोसिस कह सकते हैं।
क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म के सब्सटेंसेस को इनगल्फ करने के लिए इस्तेमाल है। पिनोसाइटोसिस को हम सेलुलर ड्रिंकिंग का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म के मटेरियल्स या सब्सटेंसेस को इनगल्फ करने में इन्वॉल्व है। तो दोनों में एनर्जी की यूटिलाइजेशन भी शामिल है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स आउटवर्ड, नाम से पता है सिक्रीशन होती है। इस केस में डेफिनेशन इसकी यही है कि ये सेलुलर सिक्रीशंस हैं। सिक्रीशन हमेशा आउटवर्ड होती हैं, इसीलिए इसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। एनर्जी की यूटिलाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम सिक्रीशन की बात करें तो इसमें सबसे तो जो इन्वॉल्व है, एज अ एग्जांपल पेंक्रियाटिक सेल जो हमारे पास हैं, उसमें जो है वो ग्लूकागॉन, इंसुलिन की जो हमारे पास सिक्रीशन है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि पेंक्रियाटिक सेल जो हैं ये सबसे ज़्यादा सिक्रीशन देते हैं, क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस भी बनाते हैं, उसको भी सिक्रीट करते हैं ड्यूडेनम में फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। और साथ ही साथ अल्फ़ा और बीटा सेल्स जो हैं पेंक्रियाटिक सेल के, वो भी हम अपने प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन की और बीटा सेल हमारे पास इंसुलिन की जो है वो सिक्रीशन करते हैं। तो ये चीज़ सेलुलर सिक्रीशन में पेंक्रियाटिक सेल जो है एज एग्जांपल सबसे बेस्ट है, और इसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन भी इन्वॉल्व है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। पहले हमने इसके स्ट्रक्चरल और कुछ इसकी कंट्रीब्यूशन जो साइंटिस्ट ने दी थी बाय थ्रू 2 मॉडल्स हमने देखी। आज हमने जो है इसके फंक्शंस को देखा, और साथ ही साथ इसके फंक्शंस में इन्वॉल्व कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी डिस्कस किया जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल में इन्वॉल्व हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।